कोर इंडस्ट्री ग्रोथ में सुधार 2.6% से बढ़कर हुई 3.2%। 4 महीने में सबसे तेज रफ्तार। इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में जोरदार सुधार। सरकार की राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी। बजट में हो सकता है ऐलान। एनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लगातार छठे दिन गिरा शेयर बाजार। आखिरी घंटे की रिकवरी के बावजूद सेंसेक्स में करीब 100 पॉइंट की गिरावट। दलाल स्ट्रीट को नहीं पसंद आए कैफे कॉफी डे की कॉफी इश्यू प्राइस से 17% लुढ़ककर बंद हुआ शेयर। अक्टूबर में दिखा मारुति का दम। बिक्री 29% बढ़ी। टाटा मोटर्स M&M का बेहतर प्रदर्शन, लेकिन अशोक लीलैंड और बजाज ऑटो ने किया निराश। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे और आज टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर सीधा वार। कहा, सिख दंगे कराने वाले हमें ना पढ़ाए सहनशीलता का पाठ। उधर सोनिया गांधी ने हाल की घटनाओं पर राष्ट्रपति से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दाता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। टाटा मोटर्स सरकार टैक्स विवादों से निपटने के लिए बना रही है रोड मैप। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने वोडाफोन और केन एनर्जी से सेटलमेंट के दिए संकेत। वित्त मंत्री ने कहा 1 से 2 साल में मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी मुश्किल। टाटा मोटर्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने फुटबॉलर लियोनेल मेसी। कंपनी ने कहा ग्लोबल बाजार में बढ़ेगी पहचान। सिस्टम आज शाम का होगा आरकॉम में मौजूद। आरकॉम बोर्ड से मिली मंजूरी। डील के बाद चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनेगी आरकॉम। महाराष्ट्र के 2 जिलों में निकाय चुनाव के नतीजे। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना ने 51 सीट के साथ मारी बाजी। वहीं यूपी के पंचायत चुनावों में बीएसपी ने की वापसी। और 50 साल के हुए बादशाह खान। मन्नत के आगे उमड़ी फैंस की भीड़। देश की इकोनॉमी में सुधार के कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देश के 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ सितंबर में 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में कोर सेक्टर ग्रोथ 3.2% रही, जो अगस्त में 2.6% थी। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई के पास। हेमंत, किन कोर सेक्टर्स एरियाज में ग्रोथ दिख रही है? देखिए, आपने कहा 2.6% थी अगस्त में और उससे पहले अगर आप जाएं तो 1.1% थी जुलाई में। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 4 महीने के हाईज पर ये नंबर आया है 3.2% का। अच्छा दिखेगा, लेकिन आप देखिए जो इसमें इजाफा देखने को मिला है दरअसल वो बेस इफेक्ट की वजह से है। इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और पहले इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 10% इलेक्ट्रिसिटी में इजाफा देखने को मिला है, 18% फर्टिलाइजर में इजाफा देखने को मिला है। और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि शायद क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन ऐसा ही अच्छा रहेगा आगे आने वाले नंबर्स में, यानी अक्टूबर के नंबर्स में। तो अगर आप इसको करीब से देखें तो आपको दिखेगा कुछ 2 बड़ी चीजों की वजह से, बेस इफेक्ट की वजह से नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। सीमेंट और स्टील का प्रोडक्शन अभी भी कमजोर है, यहां पर गिरावट देखने को मिली है 1.5 और 2.5% की। तो साफ तौर पर ये नंबर्स फेस ऑफ इट अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर जाकर आप इन्हें पढ़ें तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। रिफाइनरी और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन आधे से 1% बढ़ा है, तो कुछ खास इजाफा नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसको अगर ये सस्टेन बेसिस पर आगे इसी तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं तो जरूर उम्मीद बंधेगी। ऑन द फेस ऑफ इट आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपको आगे आने वाले आंकड़ों का और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए हेमंत। उधर ऑटो कंपनियों के नतीजे मिले जुले रहे हैं। मारुति, टाटा मोटर्स और M&M की बिक्री उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन बजाज ऑटो ने निराश किया है। हमारी संवाददाता सोनम मेहता हमारे साथ अब जुड़ रही हैं आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। सोनम, ये बताएं कि कैसे देखती हैं आप ऑटो सेक्टर के आंकड़ों को? फेस्टिव सीजन और नए लॉन्चेस के कारण पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री तो जबरदस्त है। MHCV सेगमेंट्स के बिक्री में कुछ धीमापन आता दिखाई दे रहा है। वही मॉनसून खराब होने के कारण या फिर कमजोर मॉनसून के कारण ट्रैक्टर्स का हाल अब भी बेहाल है। मारुति के साथ शुरुआत करते हैं, जिसके आंकड़े बेहद ही मजबूत है। कुल बिक्री में 29% की बढ़ोतरी हुई है। नए बलेनो के कारण कॉम्पैक्ट सेगमेंट में एक जबरदस्त बूस्ट आया है। 38% का जंप दिखाई दिया है कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बिक्री में, और एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा मदद मिली है, जहां पर एक्सपोर्ट की बिक्री में 90% की बढ़ोतरी हुई है।
M&M के आंकड़ों से बाजार बेहद ही खुश हुआ है, जहां पर ऑटो बिक्री के आंकड़े 15 महीने के बाद डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। 20% की बढ़ोतरी हुई है। पूरा सपोर्ट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से मिला है, जहां पे कंपनी के नए लॉन्चेस को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। लेकिन ट्रैक्टर्स की हालत अभी भी खराब है, जहां पर कुल बिक्री में अब भी 31% की गिरावट दर्ज हुई है। टाटा मोटर्स की बात करें तो आंकड़े बेहद ही मजबूत रहे हैं, लेकिन एलसीवी सेगमेंट अब भी ड्रैग कर रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस को। कुल बिक्री में 1% की बढ़ोतरी हुई है, वही पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 11% का जंप दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड के आंकड़े उम्मीद से थोड़े से कमजोर रहे हैं। बढ़ोतरी जरूर हुई है 17% की, लेकिन ये उम्मीद से कमजोर है, जहां पे एमएचसीवी सेगमेंट में कुछ धीमापन आता दिखाई दिया है। कुल बिक्री में 22% की बढ़ोतरी हुई है एमएचसीवी सेगमेंट के। बजाज ऑटो की बात करें तो आंकड़े बेहद ही कमजोर है। जो कंपनी का अहम सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट, वहां से मदद नहीं मिल पाई है, जहां पे एक्सपोर्ट्स में इस बार गिरावट हुई है 19% की, कमजोर नेपाल सेल्स के कारण, और इसी की वजह से कुल बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज हुई है। और फाइनली आउट परफॉर्मर हमेशा की तरह आयशर मोटर्स ने आउट परफॉर्म किया है, जहां पे रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े जबरदस्त रहे। कुल बिक्री में 70% से ज्यादा की बिक्री दर्ज हुई है। शुक्रिया सोनम। एक तरफ कोर सेक्टर की ग्रोथ और ऑटो सेक्टर में बिक्री के अच्छे आंकड़े आए हैं, वहीं सरकारी बॉन्ड को भी विदेशी निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है। सरकारी बॉन्ड को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने हाथों हाथ लिया है और ये करीब दुगना सब्सक्राइब हो गया है। एफपीआईज ने सरकारी बॉन्ड्स के लिए 1678 करोड़ की बोलियां लगाई, जबकि सरकार ने 852 करोड़ के बॉन्ड बेचने के लिए इन्हें जारी किया था। हालांकि पिछले महीने भी सरकारी बॉन्ड को निवेशकों ने शानदार रिस्पांस दिया था। पिछले महीने 5600 करोड़ के बॉन्ड के लिए 17266 करोड़ की बोलियां आई थी। तो इकोनॉमी की सेहत से जुड़ी इन खबरों पर और जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया रेटिंग्स के डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, स्वागत है आपका। कोर सेक्टर की ग्रोथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है, हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, जैसे हमारे सहयोगी हेमंत ने बताया। ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े अच्छे हैं और हमने एफपीआईज का अच्छा रिस्पांस भी देखा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। क्या ये कहना सही है कि कुछ ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं सरकार के काम की वजह से इकोनॉमी की सेहत सुधार रही है? जहां तक कार सेल्स का सवाल है, देखिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इन्फ्लेशन में गिरावट, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट में कुछ हद तक गिरावट आई है और आगे और उसके गिरने की संभावना है। तो इस माहौल में खास करके जब फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है, तो इन दो चीजों ने डेफिनेटली जो है कंज्यूमर्स को एनकरेज किया है, और जिसकी जो है झलक हमें कार सेल्स में या फॉर दैट मैटर जो है कुछ और जो व्हाइट गुड्स हैं उनकी सेल्स में दिख रही है। परंतु जहां तक कोर सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आंकड़ों का सवाल है, वो कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। मुख्य तौर पे जो स्थिति उभर कर आ रही है वो, अगर आप आईआईपी की ग्रोथ जो है अप्रैल से लेके अगस्त महीने तक की देखें तो उसकी ग्रोथ कोई तकरीबन 4-4.5% के आसपास है, और कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है। तो सिन्हा साहब, यहाँ पे असल कंसर्न क्या लगता है फिर आपको? जी, असल कंसर्न क्या लगता है आपको? देखिए, कंसर्न ये है कि जो आपने जैसा जिक्र किया, ये ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं यहाँ वहाँ, जिनकी वजह जैसे मैंने कार सेल्स की वजह बताई, उसी तरीके से आपको अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी देखें तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ग्रोथ में अचानक बढ़ोतरी हुई है। परंतु जो महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय है वो ये है कि ये जो भी ग्रीन शूट्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, क्या ये आने वाले समय में सस्टेनेबल रह पाएंगे या नहीं, तो उसकी जो है वो एक अभी पूरी तरह से उम्मीद नहीं बनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब हमसे बात करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए, सरकार राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम यानी आरजीएसएस की जगह नई स्कीम ला सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई स्कीम में टैक्स की रियायतें भी ज्यादा होंगी, साथ में निवेश की शर्तें भी आसान होंगी। कैसी हो सकती है नई स्कीम, बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। नए निवेशकों को बाजार से जोड़ने के लिए सरकार नई स्कीम लाने की तैयारी में है। ये नई स्कीम मौजूदा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स यानी आरजीईएसएस की जगह ले सकती है। इस नई स्कीम में पहली बार निवेश करने वालों के लिए या तो सालाना आमदनी की कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी, या अगर अधिकतम सीमा तय भी की गई
तो ये 12 लाख रुपए से काफी ज्यादा होगी। इस स्कीम में निवेश की गई रकम पर इनकम टैक्स छूट पाने की शर्तें भी आसान हो जाएगी। मसलन इनकम टैक्स छूट पाने की अधिकतम अवधि मौजूदा 3 साल से बढ़ाई जा सकती है। निवेश की अधिकतम रकम 50,000 रुपए की मौजूदा सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। साथ में निवेश की रकम के 50% पर ही टैक्स छूट की शर्त भी बदली जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक विनिवेश विभाग का मानना है कि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम की मौजूदा शर्तें काफी जटिल हैं और इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। विनिवेश विभाग ने इस स्कीम की जगह नई स्कीम का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सौंप भी दिया है। माना जा रहा है कि बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। नए और छोटे निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ने के मकसद से साल 2012 में राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन इस साल 30 सितंबर तक इसमें सिर्फ 19,610 डीमेट अकाउंट ही खुल पाए हैं और 15,546 खातों में ही निवेश किया गया है, यानी करीब 21% खातों में एक भी पैसे का निवेश नहीं हुआ है। RGESS में निवेशकों की दिलचस्पी ना के बराबर होने की वजह से सरकार अब इसकी जगह नई स्कीम लाना चाहती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दलाल स्ट्रीट को नहीं पसंद आए कैफे कॉफी डे की कॉफी, पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। लगातार छठे दिन गिरा शेयर बाजार, बाजार का पूरा अपडेट देंगे आगे। बात करते हैं अब शेयर बाजार की, जहां हमने देखा कि लगातार छठे दिन बाजार में हमने दबाव देखा है और अंतिम घंटे में यहां पर निचले स्तर से हमने हालांकि रिकवरी देखी है। लेकिन आइए बाजार का पूरा आज का कारोबार समझते हैं हमारे सहयोगी हेमंत खई से। हेमंत, कमजोरी भरा रहा अगर आप देखें तो, और आप ये भी कह सकते हैं आखिरी आधे घंटे पौने घंटे में जिस तरह से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली निचले स्तरों से 8,000 के नीचे भी फिसला था निफ्टी, लेकिन उसके बाद आप देखिए एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला और इसका जो श्रेय है वो मोटा मोटी आपको बैंक निफ्टी को देना चाहिए। वहां पर एक स्मार्ट रिकवरी दरअसल आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर आप ढूंढने निकले कौन से वो स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मूड खराब किया, तो HDFC ट्विंस थे। HDFC और HDFC बैंक, इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। L&T, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया। मेटल और कमोडिटीज से रिलेटेड स्टॉक्स भी आप देखिए पिटे, चाहे वो हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, वेदांता, इन सब स्टॉक्स में प्रेशर था और फार्मा शेयरों के लिए भी आज का दिन बेहद कमजोरी भरा था। कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग भी काफी कमजोर हुई। 328 रुपए के इशू प्राइस के सामने आप देखिए आज पहले ही दिन 17.5% कमजोरी के साथ इसने समाप्ति दी है। काफी सारी कंपनियां थी जिन्होंने अक्टूबर के बिक्री के आंकड़े पेश किए, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड। आप देखिए एक्सपेक्टेशंस अच्छी बिक्री की थी लेकिन कमजोर आई हैं, अनुमान से कमजोर बिक्री के चलते इन शेयरों में 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि M&M और मारुति के स्टॉक में तेजी देखने को मिली, इन्होंने अच्छे नंबर पेश किए हैं। एविएशन शेयरों में तेजी देखने को मिली, हालांकि हाई से नीचे आए, लेकिन बिग बुल राकेश झुंझुनवाल ने जिस तरह से जेट में खरीदारी करी, स्पाइस जेट में पहले से ही उनकी होल्डिंग है, आज काफी सारे ट्रेडर्स इन दोनों स्टॉक्स में भी एक्टिव थे। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्रॉब्लम स्टॉक्स हैं, अचानक से बिना किसी वजह से जिनमें लोअर सर्किट लग जाते हैं। सेंट्रल बैंक और वक्रांगी इन लिस्ट में सबसे आगे। हमने पिछली बार भी एक बार ऐसा ही होता हुआ देखा था, कोई खबर नहीं थी, बिना किसी वजह से अचानक से सेलिंग देखने को मिली, लोअर सर्किट लगा। हालांकि थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली इन दोनों ही शेयरों में, लेकिन आज गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं ये दोनों स्टॉक्स। एरोस एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें शुक्रवार को भी हमने देखा था 20% का लोअर सर्किट लगा था और आज देखिए वो लोअर सर्किट रिवाइज हो गया है। इंटरनेशनल सब्सिडीज को चलते जिस तरह से जांच की बात विदेश में हो रही है NYSE में, आप देखिए आज 10% के दिन भर लोअर सर्किट पर ये शेयर लॉक्ड रहा। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करें, अर्निंग सीजन है, OBC ये वो ऐसी कंपनी है, बैंक है जिसने अच्छे परिणाम पेश किए। इंडियन बैंक ने अच्छे नंबर्स पेश किए, ज्योमेट्रिक के नंबर्स अच्छे थे लेकिन कमजोरी के नंबर्स थे IOB के, और ये वीकेंड पे नंबर्स आए थे। हमने देखा आज स्टॉक में 11% की गिरावट देखने को मिली। मॉन्सेंटो के नंबर्स में भी कमजोरी ही देखने को मिली। JP पावर के नंबर्स भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, हालांकि निचले स्तरों से ये स्टॉक ने एक रिवाइवल दिखाया। लेकिन आप देखिए पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में करीब 900 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखी जा चुकी है। अच्छी बात यही है कि आज 8,000 के स्तर को रिस्पेक्ट किया है बाजार ने और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई, लेकिन दूसरे दिन लगातार 8,100 के नीचे ही समाप्ति हुई है। और बाजार में आज लगातार छठे दिन गिरावट देखी गई। आखिर बाजार क्यों गिर रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा। डिम्पी, बाजार में 6 दिन की गिरावट क्यों हुई है?
लगातार 6 दिन से बाजार गिर रहा है और इसके पीछे हमने 6 बड़े कारण ढूंढ निकाले हैं जिससे कि लगातार बाजार को कमजोरी मिल रही है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि कमजोर तिमाही नतीजे। अब तक जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं उसमें मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो तिमाही नतीजे हैं वो कमजोर रहे हैं। इस बार बैंकिंग सेक्टर से काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा IT की 2 दिग्गज कंपनीज ने भी अपने नतीजे अच्छे नहीं दिखाए। कैपिटल गुड्स की L&T भी आउटलुक का खराब होने की वजह से पिटती हुई दिखी। तो तिमाही नतीजे कमजोर एक बड़ी वजह रही जो कि बाजार को लगातार 6 दिन से कमजोर कर रही है। इसके अलावा F&O के जो लॉट साइज बदले हैं उससे बाजार के अंदर रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी हद तक कम हुआ है, क्योंकि 150 से ज्यादा कंपनीज ऐसी है जिनके लॉट साइज में हमने बदलाव होते हुए दिखे हैं। तो इसका असर भी आज मार्केट्स पर और लगातार कई दिनों से बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब एक ही फेज की वोटिंग अभी होना बाकी है, लेकिन सस्पेंस अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है कि किसकी सरकार वहां पे बन सकती है। तो ये भी एक बाजार का ऐसा कारण बन रहा है जो कि लगातार कमजोरी ही दे रहा है। इसके अलावा IPO ने भी बाजार के सेकेंडरी मार्केट से काफी हद तक पैसे को निकाला है। वो इस वजह से क्योंकि दोनों IPO जिसमें CCD का और साथ ही अगर आप इंडिगो के IPO को जोड़ दें तो करीब 4000 करोड़ से ज्यादा की रकम इन दोनों IPO की वजह से सेकेंडरी मार्केट से निकली है, जिसने बाजार को कमजोरी ही दी है। इसके अलावा फेड के फैसले से भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। लेकिन रुक रुक कर जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से उसमें ये साफ निकल के आता है कि दिसंबर तक हो सकता है अनिश्चितता बनी रहे कि क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी। यह भी एक बाजार को गिराने का बड़ा कारण बना है। और इसके अलावा चीन और भारत की PMI लगातार खराब आ रही है। भारत का PMI तो 22 महीने के निचले स्तर पर और चीन का PMI 50 के स्तर के भी नीचे पहुंच गए, जिसने बाजार को पूरी तरह से कमजोरी दे रखी है। बिल्कुल, शुक्रिया टिम्पी तमाम डिटेल्स के लिए। वहीं बाजार की नजर अब बिहार चुनाव के नतीजों पर है। हालांकि बाजार के जानकार उदित मुखर्जी का कहना है कि बाजार पर बिहार चुनाव से ज्यादा कंपनियों के तिमाही नतीजों का असर देखने को मिलेगा। मार्केट का जो रैली बीच बीच में हम देखते हैं कि निफ्टी ने 7700 से 8300 तक एक रैली आ गया, लेकिन 8300 पे पहुंच के वो रैली फिजल आउट हो गया, क्योंकि मार्केट को जो सपोर्ट चाहिए था अर्निंग से, जो इकोनॉमिक ग्रोथ से और लिक्विडिटी फ्लोज से, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो इवेंट्स हैं जैसे बिहार इलेक्शन, ये आएंगे जाएंगे और मार्केट को 1-2 दिन के लिए हिला देंगे या कुछ बूस्ट दे देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है, जो लॉन्ग लास्टिंग ट्रिगर हम कह सकते हैं, वो अर्निंग से ही आना पड़ेगा। और मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बाजार का बिहेवियर पिछले कुछ महीनों में बहुत ही बाइपोलर सा हो गया है। जो मेन लाइन के इंडेक्सेस हैं सेंसेक्स निफ्टी, वो शायद बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मिड कैप सेगमेंट ऑफ द मार्केट जो है वो काफी हद तक एक्टिव है। लास्ट 1 साल में भी अगर आप देखिए तो सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3% नेगेटिव हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 11-12% पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न जो इंडिया में है वो तो इमीडिएटली दूर हो जाएंगे, ऐसा समझना हमारे ख्याल से इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन क्या हम डायरेक्शनली सुधार की तरफ हैं? मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हम डायरेक्शनली एज एन इकोनॉमी हम सुधर रहे हैं। और कॉफी डे एंटरप्राइजेस की कॉफी दलाल स्ट्रीट को पसंद नहीं आई। आज कंपनी की लिस्टिंग इशू प्राइस से नीचे ही हुई। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा कंपनी के शेयर पर दबाव और बढ़ता गया और अंत में शेयर 270 पर बंद हुआ, यानी पहले ही दिन निवेशकों को करीब 17% का नुकसान हुआ है। और CNBC आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के CMD VG सिद्धार्थ ने भरोसा जताया कि कंपनी की ग्रोथ रेट 15 से 18% रहेगी। Actually, we have filed for the second quarter results are on 9th of November. So I can't give exact number, but overall I can tell you we are committed to grow 15 to 18% for a longer time our business. And this year we are clearly told that we'll be profitable in the holdco level. इधर जानकार कॉफी डे के शेयर में निवेशकों को थोड़ा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। Investors who have probably subscribed to the stock need to now hold on, क्योंकि I think performance will all depend over the next few months in terms of 2 parameters जैसे मैं कह रहा था पहले। I think SSS growth कैसे pan out होती है, and again over the next few quarters the kind of management focus in opening new branches and I think the break-even points for these new branches to come through, profitability of these branches which will then relate into earnings. वित्त मंत्री ने काले धन और टैक्स चोरी के मामले पर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक रियल टाइम ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के शुरू होने से अगले 1 से 2 साल में विश्व भर में ब्लैक मनी पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। साथ ही टैक्स चोरी
को लेकर भी सभी नेटवर्क को एक साथ लाने की मुहिम से मदद मिलेगी। वित्त मंत्री का मानना है कि G20 देशों की भी इस तरह के सिस्टम में दिलचस्पी बढ़ी है। कॉर्पोरेट इंडिया के लिए अच्छी खबर है। सरकार इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट टैक्स मामले में बड़ी राहत दे सकती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले महीने से कॉर्पोरेट टैक्स 25% करने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि सरकार की कोशिश है कि ये काम इस वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाए। फिलहाल भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरें 30% हैं, जो कि एशियाई देशों की तुलना में ज्यादा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र और यूपी के स्थानीय चुनावों में क्या मिल रहे हैं संकेत, बताएंगे आगे। और बढ़ती असुविधा पर कांग्रेस बीजेपी में शुरू हुई तकरार, पूरी खबर ब्रेक के बाद। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 51 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन बीजेपी ने भी कमाल किया है। शानदार प्रदर्शन करते हुए उसने 42 सीटें जीत ली है। पिछली बार उसे सिर्फ 9 सीटें ही मिली थी। इन चुनाव नतीजों में जो सबसे बड़ा झटका है वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को लगा है। एमएनएस को सिर्फ 9 सीटें ही हासिल हुई है और अन्य को 11 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 2 सीटें हासिल हुई है। एक खास बात जो इन नतीजों में दिख रही है कि वो ओवैसी की पार्टी एमआईएम का खाता खुलना। विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बार है जब पार्टी का असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। वो वोटरों तक अपनी पैठ बनाने में कामयाब रही है। शिवसेना बीजेपी के रिश्ते में खटास लग रहा है अब और बढ़ेगी। और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एसपी का जोर का झटका भी लगा है। लेकिन इसके बारे में बात करने के पहले कल्याण डोंबिवली के चुनाव के बारे में और बात करते हैं हमारे संवाददाता रौनक से। रौनक, यहां पर दिख तो रहा है कि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक असली मायने में बीजेपी के लिए अभी आज बड़ी जीत है। जी, साफ तौर पर तमन्ना, जिस तरीके के नतीजे आज देखने को मिले, कुल मिलाकर शुरुआती रुझान जो देखने को मिल रहे थे उसमें शिवसेना को काफी बढ़त देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे नतीजे सामने आने लगे उसके बाद ये तस्वीर जो है क्लियर हो गई। जो प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली निकाय चुनाव में किया है उससे एक बात तो साफ है कि इस इलाके में जहां पर बीजेपी की जमीन नहीं थी, इसके पहले की अगर बात की जाए तो केवल 8 ही पार्षद यहाँ पर चुन के आए थे और अब जो आंकड़ा बीजेपी ने छुआ है वो 43 का है। तो काफी बेहतर प्रदर्शन, 3 गुना बेहतर प्रदर्शन जो है यहाँ पर बीजेपी का है। लेकिन कुल मिलाकर अब मेयर किसका बनेगा इस और सबका ध्यान लगा हुआ है। तो क्या शिवसेना और बीजेपी साथ आएंगे या इस वहां पर सत्ता काबिज करने के लिए शिवसेना अपने भाई यानी चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के जो है एमएनएस राज ठाकरे की यहां पर मदद लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है उससे एक बात तो साफ है, जो शिवसैनिक है उनके मन में बीजेपी को लेकर थोड़ी सी जो कह सकते टीज जो है यहां पर देखने को मिल रही है। इसलिए लोगों का यह कहना है कि एमएनएस का अगर साथ लिया जाए तो काफी बेहतर होगा। जी बिल्कुल, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। शुक्रिया रौनक इन तमाम डिटेल्स के लिए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एसपी को जोर का झटका लगा है। पंचायत चुनाव में कई मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों की हार हुई है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब रहा है। अमेठी में कांग्रेस 8 सीटों पर हारी है। चुनाव बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने भी राज्य में अपना खाता खोला है। सहनशीलता को लेकर निशाने पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया की रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए पीएम ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उसे 84 के दंगे याद नहीं। मोदी ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कांग्रेस उन्हें असहिष्णुता पर भाषण न दे। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले कई दिनों से साहित्यकारों के सम्मान वापसी की आड़ में पीएम मोदी पर सीधा हमला कर रहा है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है।
देश में बढ़ती असहनशीलता के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसद मार्च भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 84 दंगे वाले बयान के बाद से सोनिया गांधी हरकत में आई हैं। इससे पहले भी वो कुलबर्गी की हत्या और दादरी कांड के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता जता चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी को ये जवाब उन सब लोगों को देना, केवल ये एक 31 साल पहले की त्रासदी का जिक्र करके वो अपने संवैधानिक कर्तव्य से और नैतिक कर्तव्य से मुक्ति नहीं पा सकते। और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने पुरस्कार वापसी को भेड़ चाल बताया है। हालांकि उन्होंने ये कबूल किया कि देश में माहौल खराब हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता ने यह भी कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, लेकिन वो किसी पुरस्कार को लौटाएंगे नहीं। जन्मदिन पर बादशाह ने एक इंटरव्यू में ये बातें कही। इससे पहले शाहरुख खान के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा। शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर फैंस का अभिवादन किया। बर्थडे पर एक झलक पाने के लिए शहर शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर बड़ी तादाद में फैंस जुटे। और रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टाटा मोटर्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने फुटबॉलर लियोनेल मेसी। कंपनी ने कहा ग्लोबल बाजार में बढ़ेगी पहचान। और घरेलू कंपनियों की विदेशी एम्बेसडर पर बढ़ते भरोसे पर चर्चा करेंगे ब्रांड एक्सपर्ट धीरज सिन्हा से इस छोटे से ब्रेक के बाद। टाटा मोटर्स ने सवारी गाड़ी कारोबार को पूरी दुनिया में मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चलते हुए फुटबॉल लेजेंड मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले 2 साल के लिए ये करार हुआ है और मेड फॉर ग्रेट कैंपेन कल से शुरू हो जाएगा। मेसी को ब्रांड एम्बेसडर चुनने की वजह, रणनीति और फेस्टिव सीजन को लेकर कंपनी की क्या तैयारी है, इन मसलों पर हमारी सहयोगी सोनम मेहता ने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट मयंक पारिक से खास बात की। हमारे साथ है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट मिस्टर मयंक पारिक। टाटा मोटर्स एक नया ब्रांड एम्बेसडर लाया है बोर्ड पर, बताइए हमें उसके बारे में, कौन है वो और क्यों उनको चुना गया है? टाटा मोटर एक पहली बार एक ब्रांड एम्बेसडर को लाए हैं और देखिए इसका प्रोसेस करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमने सोचा था कि अपनी ब्रांड को एक नई दिशा देनी चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर ऐसा हो जो ज्यादा एक्सपोज नहीं हो, मतलब ये नहीं कि हर दूसरे एड में वही आ रहे हैं, और एक नई दिशा, नया डायमेंशन उसको देना चाहिए। तो इसके लिए जब हमने सर्च किया तो कुछ नई इंसाइट्स हमारे पास आई। एक तो पहले इंसाइट ये थी कि जो यंग कस्टमर हैं वो फुटबॉल को बहुत कूल मानते हैं। दे थिंक फुटबॉल इज द न्यू कूल, फुटबॉल इज द उबर कूल एक्चुअली। तो हमने फिर सॉकर के जो सर्च करना शुरू किया, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कूल हो, इंस्पायरिंग हो, इनोवेटिव हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और क्वाइट एक्साइटिंग हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो जब हमने रिसर्च की तो उसमें एक नाम लगातार उभर के आ रहा था, वो था लियोनेल मेसी का। सर, कितना खर्चा लगा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर इनको लाने के लिए बोर्ड पर, और इसका इम्पैक्ट, इस खर्चे का इम्पैक्ट या फिर जिसका इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट कौन से क्वार्टर में दिखाई देगा? देखिए हमने ये 2 साल का हायर किया है, 2 साल के लिए इनको हायर किया है और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। नेचुरली एज ए कॉन्ट्रैक्ट आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, बट इट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग एंड इट्स फॉर अस हाउ डू वी रियली टेक बेस्ट आउट ऑफ इट। कैंपेन कल से शुरू होगा एंड गोइंग फॉरवर्ड विल चार्ज। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, फेस्टिव सीजन जारी है, टाटा मोटर्स की तरफ से कोई ज्यादा लॉन्चेस नहीं आए हैं, क्या अब भी आप वही टेन्योर के साथ चलेंगे कि हम 2 ही प्रोडक्ट्स एक साल में लॉन्च करेंगे, और इसके साथ ही क्या कोई फेस्टिव ऑफर्स के साथ आप आए हैं? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपका है फेस्टिव ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। एक कैशबैक, एक इनोवेटिव ऑफर है और इससे बेहतर कोई समय नहीं गाड़ी खरीदने के लिए, वो चल रहा है। और इसी कारण अगर पहले 6 महीने में हमने करीब इंडस्ट्री ग्रोथ 7% हुई, हमारी 14% ग्रोथ हुई है। और जो हमने कमिटमेंट किया था कि हर वर्ष 2 गाड़ी लॉन्च करेंगे, हम उस पर कायम है अभी भी। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच।
तो देसी ब्रांड के लिए विदेशी ब्रांड एम्बेसडर कितने सफल होंगे, इस ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ग्रे के साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया हेड स्ट्रैटेजी धीरज सिन्हा। धीरज, स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। हमें तर्क समझाइए भारतीय ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए, और ये एक ट्रेंड दिख रहा है हाल फिलहाल में, चाहे माइक्रोमैक्स के साथ ह्यू जैकमैन हो या फिर रिलायंस ट्रेंड्स के साथ शेन वॉर्न, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टार्स आ रहे हैं, उनका क्या अपील है? तो मेरे ख्याल से जो भारतीय कंपनी है उनका ये मतलब है कि थोड़ा शीन आ जाए हमारे ब्रांड में। तो हम अगर देसी दिख रहे हैं और उतने सेक्सी और शाइनी नहीं दिख रहे, खास करके इंटरनेशनल ब्रांड्स के कंपटीशन में। तो अगर मोबाइल फोन देख लें तो इंटरनेशनल ब्रांड सैमसंग जैसे फोन से कंपटीशन है माइक्रोमैक्स का, अगर गाड़ी देखें तो वहां भी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपटीशन। तो शायद उनका ये सोचना है कि इससे थोड़ी शाइन, थोड़ी ग्लॉस, थोड़ी विजिबिलिटी मिलेगी, इस कारण से ये टाइप्स मेरे ख्याल से हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो शाइन की बात कर रहे हैं आप, शाइन की बात कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि देसी ब्रांड्स ग्लोबल होने के चक्कर में ये शाइन चाह रहे हो? तो जैसे टाटा मोटर्स के केस में क्योंकि उनका ग्लोबल फुटप्रिंट है तो ये समझ में आती है बात, लेकिन कई ऐसे ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स का कोई ग्लोबल फुटप्रिंट नहीं था, तो उनका इंडिया में ही फुटप्रिंट था, तो भी उन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर लिया। मुझे लगता है कि ज्यादातर ये स्ट्रैटेजी विदेश के लिए नहीं, देश के लिए ज्यादा है, क्योंकि अगर आप बाहर में देखें तो फुटबॉल बहुत बड़ा है और बहुत सारे ब्रांड्स फुटबॉलर्स को यूज करते हैं, तो वहां पे एक बहुत क्लटर है फुटबॉल को लेकर। लेकिन आप इंडिया में देखें तो क्रिकेट को लेकर क्लटर है, लेकिन फुटबॉल को लेकर क्लटर नहीं है। तो ये जो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से इंडिया में ज्यादा शायद कामयाब होगी, बशर्ते कि बाहर, क्योंकि बाहर में बहुत ही क्लटर है। नाइकी जैसे ब्रांड्स तो सालों से फुटबॉलर्स को लेकर के गेम खेलते आए हैं। जो क्लटर की आप बात करें तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जब कोई बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर सोच रही है भारतीय बाजार में, और वो देख रहे हैं कि कौन से टॉप सेलिब्रिटीज हैं, 5-6 जो भी हो, खान, बच्चन, जो भी हो, वो इतने सारे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक यूनिक फेस की खोज के चलते भी ये बाहर जा रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि अगर आप कार जैसे कैटेगरी में देखें तो काफी सारे लोग जिनके पास आप जाएंगे वो या तो पहले कार कर चुके हैं, जैसे शाहरुख खान Hyundai कर चुके हैं, या शायद अभी कर रहे हैं जैसे सचिन तेंदुलकर BMW कर रहे हैं, वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ये देखना चाहिए कि हम सेलिब्रिटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ साइन अप कर लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि साइन अप से एक विजिबिलिटी मिलती है, एक दिखावा मिलता है, लेकिन उस सेलिब्रिटी की अपील कैसी है, उसकी एम्पैथी है हमारे ऑडियंस के साथ या नहीं है, और कैसे हम आपको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कहानियों में, वो देखना जरूरी है। इसी पर मैं आ रही थी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपके ब्रांड की पोजीशनिंग, आपके ब्रांड की ऑफरिंग भी उस सेलिब्रिटी से काफी ज्यादा मिलती जुलती हो। खासतौर से ब्रांड पर्सनालिटीज की हम बात करें, बहुत जुड़ाव होना चाहिए जो इंडोर्स कर रहा है। बिल्कुल, तो एक तो जुड़ाव होना चाहिए, तो जो वैल्यूज हैं वो मिलने चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें, टाटा के केस में देखें, तो टाटा से ट्रस्ट दिखता है, इंडियननेस दिखता है, फेमिलियरिटी दिखती है, और मेरे ख्याल से मेसी एक यंग डायनामिज्म, परफॉर्मेंस का लेयर लाते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं रादर देन बीइंग सेम। तो वो एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। लेकिन जो आप सेलिब्रिटी में लेकर के आ रहे हैं, जो वैल्यूज आप लेकर आ रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स में भी दिखने चाहिए। तो ऐसा ना हो कि बाहर से सिर्फ शाइन दिखे और अंदर से फिर वही पुरानी चीज दिखे। आज की डेट में कंज्यूमर को ये चीजें बहुत जल्दी पता चलती हैं, और कंज्यूमर इंटेलिजेंट है, वो गैप को बहुत जल्दी पहचानते हैं। आज के मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नए जमाने में जहां सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल हो रहा है और अलग तरीके से मैसेज पहुंचाने की जरूरत हो रही है, तो क्या ब्रांड एम्बेसडर के इस्तेमाल की जो आप बात करें उसको भी बदलने की जरूरत है? एक टीवीसी से क्या उतना इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल। एक तो ये है कि अगर आपका ब्रांड ज्यादा नामी नहीं है, आप एक कोई छोटे से ब्रांड है, तो एक आप ब्रांड एम्बेसडर को एक रॉकेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप उसके चढ़ के एक विजिबिलिटी लेके आते हैं, वो एक काम होता है। या आप में वो वैल्यूज नहीं है जो ब्रांड एम्बेसडर में है, वो आप लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ध्यान देने की है कि आप कहानी जो है वो थोड़ी चार्मिंग, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां कहें। दुनिया भर में देखा गया है, इंडिया में भी देखा गया कि वो कहानियां सक्सेसफुल होती है जिसमें ब्रांड एम्बेसडर को एज ए एंडोर्सर ना यूज किया जाए। तो वाकई ये ना कहें कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें क्योंकि मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उनको इंटरेस्टिंगली पार्ट ऑफ स्टोरी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करें तो वो चार्मिंग स्टोरीज बनती है। बिल्कुल, आपका जो नैरेटिव है वो काफी इंपैक्टफुल होना चाहिए ताकि लोगों से आप जुड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, जैसा मैं निकाल कर आज चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दालों के बाद सरसों तेल की महंगाई से आम आदमी हुआ त्रस्त। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
और ज्वेलर्स क्यों कह रहे हैं सरकार से गोल्ड पर ड्यूटी घटाने की मांग, देखिए आगे। दाल के बाद अब सरसों का तेल भी रुलाने लगा है। हालत ये है कि पिछले एक साल में सरसों के तेल की कीमतें 40% तक उछल चुकी हैं। रिटेल में तो दाम पिछले 1 से 1.5 महीने में ही करीब 20 से 25 रुपए प्रति किलो उछल चुके हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बार की तस्दीक करते हैं, जहां सरसों का तेल पिछले 1 महीने में 100 रुपए के आसपास मिलता था, वो अब बढ़कर 145 रुपए तक पहुंच गया है। और सरकार और इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं के गोयल। गोयल साहब, क्या कारण है कि इतनी बढ़त हो रही है? कि जो है अराइवल्स जो है ऑलमोस्ट सोइंग पीरियड अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके चक्कर में उस पीरियड के न्यू क्रॉप आएगी तब ये थोड़ी प्राइसेस डाउन आएंगी अभी। और जो मस्टर्ड का है डिमांड का पीरियड है इस वक्त बेसिकली, इसलिए प्राइस गैप हो गया है। आप अदर एडिबल ऑयल्स देखेंगे मस्टर्ड को छोड़ के तो वो ऑलमोस्ट 50 to 60% लेस है। पाम ऑयल अब 60 रुपीज 65 रुपीज केजी है, सोया ऑयल 75 रुपीज केजी है। तो मस्टर्ड का प्राइस जो है सडनली ही हुआ था मस्टर्ड प्राइस सीड से, और अभी अराइवल्स नहीं है मस्टर्ड सीड की। जब तक न्यू क्रॉप नहीं आ जाती है तब तक हमारे थोड़ा सा इस प्राइस पे लेवल पे मेंटेन रहेंगे। ये कितना इजाफा आपको लगता है कीमतों में होगा? नहीं है, मस्टर्ड ऑयल का प्राइस का जो है हायर साइड में है। इसका मस्टर्ड ऑयल का भी इंपोर्ट अब चालू हो गया है, जिसे हम कनोला रूप के ऑयल बोलते हैं। तो अब उसके यदि न्यू अराइवल्स आ जाएंगी इंपोर्टेड ऑयल की, कनोला ऑयल की, तो उसके बाद थोड़ी सी प्राइस डाउन होना चालू हो जाएगी। हमारे इंडिया में एडिबल ऑयल की कोई शॉर्टेज नहीं है। इस पर कोई जो भी मस्टर्ड स्पेसिफिक मस्टर्ड का जो प्राइस अप किया है वो स्पेकुलेटर्स ने किया है। ये तो इंडिया में एडिबल ऑयल की पल्सेस की तरह लाइक और अदर कमोडिटीज में एडिबल ऑयल की कोई शॉर्टेज नहीं है इंडिया में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सरकार ने कल ज्वेलर्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की भी चर्चा हो सकती है। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज राय के पास। नीरज, कब और किस लिए ज्वेलर्स के साथ ये बैठक बुलाई गई है? जी बिल्कुल, कल यानी 3 नवंबर को ज्वेलर्स के साथ सरकार ने मीटिंग बुलाई है। कॉमर्स मंत्रालय में ये बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में ज्वेलर्स की तरफ से सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी जो अभी फिलहाल करीब 10% पर है, उसमें कमी करने की डिमांड हो सकती है। दरअसल पूरे एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखी जा रही है और इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर बात करें तो एक्सपोर्ट जो भारत का एक्सपोर्ट है करीब 17% गिर गया है और उसमें ज्वेलरी और जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर बात करें तो उसमें 6% गिरकर ये $19.22 बिलियन के स्तर पर आ गया और इसी वजह से सरकार पूरी तरह से प्रेशर में है। एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है। मेक इन इंडिया के तहत एक्सपोर्ट बढ़ाने का कैंपेन भी सरकार ने शुरू किया था पिछले साल, लेकिन इसका कोई फायदा एक्सपोर्ट को नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए सरकार ने ज्वेलर्स के साथ, चूंकि पूरे एक्सपोर्ट में अगर बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी की तो दूसरा सबसे बड़ा आइटम है भारत से एक्सपोर्ट होने वाला जेम्स एंड ज्वेलरी, लेकिन इसका एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रहा और इसीलिए एक्सपोर्टर्स के साथ, ज्वेलर्स के साथ सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है कल, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में होगी। जी शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जो हम बताने वाले हैं फेस्टिवल टूरिज्म के बारे में, तमन्ना, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने भापा है। जी हाँ, त्योहारों के समय घर पर बैठने के बजाय छुट्टियों पर क्यों निकल रहे हैं लोग, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक नया ट्रेंड दिख रहा है। जहां पहले लोग त्योहारों के समय घर रहकर सेलिब्रेट करना पसंद करते थे, अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग प्रेफर करते हैं त्योहारों में कहीं घूमने जाना। विदेश में ये ट्रेंड बहुत समय से चल रहा है, पर भारत में फेस्टिवल टूरिज्म का ये चलन हाल ही में शुरू हुआ है। देश में फेस्टिवल टूरिज्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। दशहरा हो या दिवाली, लोग घूमने जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले भारत में फेस्टिवल के समय 28% ज्यादा लोग घूमने गए। बढ़ते चलन को देखते हुए अब अलग अलग राज्यों के टूरिज्म बोर्ड भी फेस्टिव टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रैवल सर्च इंजन हॉलिडे IQ का कहना है कि नवरात्र और दिवाली में लोगों ने सबसे ज्यादा बुकिंग की।
इस साल लोग भारत घूमने जाने से ज्यादा पसंद कर रहे हैं सिंगापुर या मलेशिया घूमना। Festive season for the first time probably we are seeing a lot of interest among families to go outside their home, go to some tourist destination to sort of celebrate the festival. So we saw that in Dussehra. आवाज at 9 में आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।